अभी हाल फिलहाल जो पहले लालू यादव जो कहते थे भूरा बाल साफ करो, उसको लेकर अभी अशोक मेहता का जो आरजेडी के नेता उनका भी बयान काफी प्रचलित है। दशक को याद करते हुए सब बहुजन लोग एकजुट होकर 10% को बाहर कबाड़ कर फेंक देना है, भूरा बाल को साफ कर देना है एकदम। आपने सुना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी निरंतर अपनी सभाओं में या अपने पार्टी के जो आइडियोलॉजी है हमारी, वो A to Z की पार्टी है। ये माई बाप की पार्टी है। बी से बहुजन, ए से अगड़ा, दूसरे ए से आधी आबादी महिला, और बी से पुअर यानी बाप यानी माई बाप, A to Z की पार्टी है ये। और लालू यादव जी ने कभी नहीं कहा कि भूरा बाल साफ। अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो वोटर अधिकार यात्रा जो निकली, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब साथ थे। पप्पू यादव जी को चढ़ने नहीं दिया है, गद्दावर नेता हैं, यादवों के बड़े नेता माने जाते हैं, खास करके सीमांचल बेल्ट की मैं बात करूं, उनको जगह नहीं दी जाती है। तो बीइंग एक यूथ नेता के तौर पर आप खुद को वहां कैसे देखते हैं? पप्पू यादव जी को दरकिनार क्यों किया जाएगा गठबंधन के द्वारा? आप ये देखिए, पप्पू यादव जी खुद कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को कि बिहार के जननायक हैं। हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी दिल्ली के लिए कैंपेन करते हैं, सांसद चुनाव में कहते हैं कि किसी एनडीए को वोट दे दो, पप्पू यादव को। तेजस्वी यादव जी ने कभी ये नहीं एकदम स्टेज पे बोला है, ये तो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको कह रहा हूँ, ये कोई एक व्यक्ति का चुनाव नहीं है। या तो आप इंडिया को चुनो, और इंडिया को अगर नहीं चुनते हो बीमा भारती को, तो आप एनडीए को चुन रहे हो। थोड़ी देर के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है, जंगल राज वाली बात, इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, मैं तो काउंटर इस तरह करता हूं कि बिहार के जो क्राइम आंकड़े हैं वही पुष्टि करेगी ना कि लालू यादव जी के टाइम में जंगल राज थी या आज जंगल राज। लेकिन में सजा भी हो रही है वहां। उस समय में तो ये होता था कि अपराधी शरण लेते थे मुख्यमंत्री आवास में। आप मुझे बताएं कौन ऐसा अपराधी है जो मुख्यमंत्री आवास में शरण लेते थे? एक नाम बताएं आप। जब लालू यादव की सरकार थी, 15 साल 20 साल उन्होंने भी राज किया, वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। वो ना तो रेलवे कनेक्टिविटी मिली, ना सड़क की कनेक्टिविटी मिली। आज वो कनेक्टिविटी मिल रही है, तो फिर भरोसा कैसे करे महागठबंधन? मैं आपको बता रहा हूँ, भारत सरकार का जूट मिल यहाँ चल रही थी। जैसे 14 में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी और 16 में आरबीएचएम जूट मिल बंद हो जाती है। लालू यादव जी ने 2 रेलवे की फैक्ट्री दी, एक मधेपुरा में, एक मढ़ौरा में। आप मुझे बताओ कि लालू यादव जी ने काम किया, बिहार के लोगों को रोजगार दिया। 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक लीडर कह सकता है कि उसके दम पर कोई फैक्ट्री कहीं खुली होंगी? चोरों को हटाइए, बीजेपी को भगाइए, लागल लागल झुलनिया में धाका बल्लम कलकत्ता चला। चलिए अब कटिहार की बात कर लेते हैं। कटिहार में 20 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और अगर आप चुने जाते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? कि कटिहार की जनता के वोट के आशीर्वाद के दम पर माननीय तारकिशोर जी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम बने, और कटिहार के लोगों को उम्मीद थी, और कटिहार के नागरिक होने के नाते मुझे भी इस बात की खुशी थी कि हमारे जिले का एक व्यक्ति बिहार सरकार का डिप्टी। 5-5 उनके पास पोर्टफोलियो थे। वो चाहते हैं तो पटना के बाद दूसरा चमकता हुआ जिला कटिहार हो सकता है। आपके भी विधायक थे, केंद्र मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे। शिक्षा की बात आपने की और शिक्षा मंत्री भी रहे, उस समय भी काम नहीं हुआ। राम प्रकाश महतो जी की मैं बात कर रहा हूँ। इस दुनिया में हवाला जैसे कांड जो हुए ना, वो पढ़े लिखे लोगों ने किया था। भ्रूण हत्या जो हुआ था ना, वो पढ़े लिखे लोगों ने ही किया था। बहुत पढ़ा लिखा होना, आईएएस होना, आईपीएस होना, ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो बहुत अच्छे जहन का है या वो करप्ट नहीं होगा। ये इसी सदर हॉस्पिटल में आपको मरीजों का इलाज बेहतर होते हुए दिखेगा। मैं आपको कह रहा हूँ। आप नहीं मानते कि अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप कटिहार के किसी एक व्यक्ति से जाकर आप पूछ लो। अगर आपको कटिहार की जनता चुनती है तो आप सबसे पहले 3 काम क्या ऐसे करेंगे? मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आशु पांडे का विधायक बनने का मतलब है कि कटिहार के अंदर एजुकेशन व्यवस्था बेहतर होना। बिहार विधानसभा 63 कटिहार जो विधानसभा सदर है, उसमें वैश्य समाज जो है सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखता है। ऐसे में आपके साथ कनेक्ट होने की वजह सिर्फ आरजेडी का चेहरा होना? कि कटिहार के अंदर जो वैश्य समाज है, आपको ये अंदाजा भी नहीं है कि उसमें 60% जो नौजवान होंगे ना, आशु पांडे से रिलेटेड हैं। नमस्कार, बीएमडब्ल्यू न्यूज के खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस वक्त कटिहार विधानसभा 63 काफी चर्चा में है, खास करके महागठबंधन को लेकर। एक युवा चेहरा काफी मेहनत कर रहा है। तो चलिए हम बात करते हैं आशु पांडे जी से, जो आरजेडी के
प्रदेश महासचिव भी हैं और जानते हैं कटिहार को लेकर उनके विजन क्या है और किस तरह से वो चुनाव में उतरने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सबसे पहले आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। आपके जितने भी चैनल के श्रोता हैं उनको भी मेरा प्रणाम। कटिहार में आप मेहनत कर रहे हैं, आपको मैं देखता रहता हूं कि आप अलग अलग जगह पे विजिट कर रहे हैं। तो पहला सवाल यह है कि क्या महागठबंधन की तरफ से टिकट फाइनल हो चुका है? नहीं, देखिए ये तो पार्टी तय करती है और मैं पार्टी का एक अनुशासन कार्यकर्ता हूँ, अनुशासित कार्यकर्ता। पार्टी को अगर ये लगेगी कि आशु पांडे इस कटिहार विधानसभा 63 से जीत सकता है तो पार्टी फैसला लेगी और मेरा काम है कि मैं पार्टी को मजबूत कर रहा हूँ। पार्टी को आप मजबूत कर रहे हैं, लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, लोग तो उम्मीद कर रहे हैं कि आशु पांडे के साथ आरजेडी के जो समर्थक हैं, जो वोटर हैं, वो जुड़े। अगर टिकट उस तरह से कुछ गड़बड़ होता है तो फिर तो वो आरजेडी का वोट बैंक आपसे खिसकेगा, ये तो नुकसान ही होगा एक तरह से। नहीं, मैं आपको इतना जरूर कहना चाहूंगा कि पार्टी नौजवान के साथ जा रही है, मैं आपको इतना कह सकता हूं। चलिए, नौजवान के साथ जा रहे हैं उस पर मैं बाद में आऊंगा। पहले मैं जानता हूं कि कटिहार विधानसभा के लिए आपका विजन क्या है। आप जब चुनाव में जा रहे हैं, क्षेत्र में जब जा रहे हैं, तो लोगों को कैसे जोड़ रहे हैं, क्या मुद्दे हैं आपके? नहीं, देखिए मैं आपको एक बात कह रहा हूं, कटिहार विधानसभा 63 के अंदर डेवलपमेंट की जो बात कर रहे हैं, मैं इस कटिहार के अंदर वाहिद पॉलिटिशियन हूं जिसने 18 साल की उम्र में पॉलिटिक्स की शुरुआत की, सियासत की। और कटिहार के लोगों ने मुझे देखा है आंदोलन करते हुए, जनता के इशूज को लड़ते हुए। ना मैंने कभी जाति की पॉलिटिक्स की, ना मैंने कभी धर्म की पॉलिटिक्स की। मेरे राजनीतिक कैरियर में मैंने हमेशा कटिहार के आवाम की तरक्की के लिए काम किया है, उनके डेवलपमेंट के लिए मैंने काम किया है। और कटिहार के लोग जानते हैं कि आशु पांडे सिर्फ एक विधायक बनकर राजनीति में रह जाएगा, ऐसा नहीं है। मेरी सोच, मेरी जहनियत जो है बहुत अलग है और मेरी जो सोच है, मैं कटिहार को रिप्रेजेंट देश के अंदर करना चाहता हूं। आपने कहा कि आप धर्म की राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन अगर मैं आपके जाति की बात पूछूं, आप हिंदू धर्म, सनातन धर्म से आते हैं, ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन आरजेडी तो हमेशा से ब्राह्मणों के अगेंस्ट विरोध खड़ी रही है। ऐसे में आपकी पोजीशन वहां पे कितनी स्ट्रांग है? नहीं, मुझे आप बताएं ब्राह्मण के अगेंस्ट में कहां खड़ी हुई है? अभी हाल फिलहाल जो पहले लालू यादव जो कहते थे भूरा बाल साफ करो, उसको लेकर अभी अशोक मेहता का, जो आरजेडी के नेता, उनका भी बयान काफी प्रचलित है, अभी चर्चा में है, फिर से वही बातें आ रही है। तो ऐसे में स्टैंड कैसे करिएगा? और ब्राह्मणों, खास करके जो ब्राह्मण हैं, आपके जो वोटर हैं, वो आपके साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? अशोक महतो फैक्टर नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल के अंदर फैक्टर हैं लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो पार्टी के चीफ है। वो क्या कह रहे हैं ये मैटर करता है। आपने सुना होगा तेजस्वी प्रसाद यादव जी निरंतर अपनी सभाओं में या अपने पार्टी के जो आइडियोलॉजी है हमारी, वो A to Z की पार्टी है। और लालू यादव जी ने कभी नहीं कहा कि भूरा बाल साफ करो। तो पहले जो बातें चल रही थी कभी नहीं, वो एक प्लांटेड थी लालू यादव जी को कमजोर करने के लिए। मेरी पार्टी के अंदर ब्राह्मण, अगर मैं नहीं बोलना चाहता, मैं आपको बता रहा हूं, मनोज झा ब्राह्मण है और पार्टी के मुख्य चेहरे हैं आज। शिवानंद तिवारी जैसे लोग कंप्लीट समाजवादी लीडर रहे हैं बिहार के अंदर। अगर स्वर्ण भूरा बाल साफ करो की बातें होती तो जगदानंद सिंह जैसे लोग हमारे पार्टी में नहीं होते, रघुवंश बाबू जैसे लोग हमारे पार्टी के अंदर नहीं होते। लेकिन उनको अब प्रायोरिटी कहां दी जा रही है? बहुत बड़े नेता है, आज भी रघुवंश बाबू हमारे इस दुनिया में नहीं है, मगर आज भी उनके प्रति बिहार का हर एक बच्चा या राष्ट्रीय जनता दल के आइडियोलॉजी को मानने वाला हर एक व्यक्ति बोलेगा कि रघुवंश बाबू से बड़ा समाजवादी नेता कोई नहीं रहा। तो ये बातें जो है प्लांटेड है, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्लांटेड है, आरएसएस के द्वारा प्लांटेड है। और आशु पांडे राष्ट्रीय जनता दल में है, मैं चौथी बार बिहार स्टेट का सेक्रेटरी हूं। ये इस बात की अलामत है कि यहां कोई फॉरवर्डों के अगेंस्ट में कोई बातें नहीं होती है, हमारे नेता नहीं कहते हैं। कम से कम जब व्यक्ति चुनाव लड़ने जाता है तो
उस विधानसभा की जातीय समीकरणों पर नजर डालता है कि किसकी कितनी वोट प्रतिशत है। आपके ब्राह्मण समाज की वोट प्रतिशत कम होने के बावजूद इतनी हिम्मत कर रहे हैं आप, तो चूंकि बिहार विधानसभा 63 कटिहार जो विधानसभा सदर है उसमें वैश्य समाज जो है सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखता है। ऐसे में आपके साथ कनेक्ट होने की वजह सिर्फ आरजेडी का चेहरा होना वजह है या कुछ और वजह है? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। कटिहार के अंदर एक तो मैं आपको कह रहा हूँ, मैं जाति विशेष पे बातें नहीं करता हूँ कभी, मगर तो यहाँ तो जाति पर ही वोट डल रहा है। नहीं, आपने सवाल किया, मैं उसका जवाब आपको दे रहा हूँ कि कटिहार के अंदर जो वैश्य समाज है, आपको यह अंदाजा भी नहीं है कि उसमें 60% जो नौजवान होंगे ना, वो आशु पांडे से रिलेटेड है, या हर समाज के लोग। और दूसरी बात मैं आपको कह रहा हूं कि मैं जिस जाति से हूं, मेरे वोट की संख्या को अगर आप कह रहे हो, तो कटिहार लोकसभा के अंदर ब्राह्मण वोटर निर्णायक हैं। 2-3 विधानसभा को ब्राह्मण प्रभावित करते हैं। कटिहार विधानसभा हो, कदवा विधानसभा हो, आप पता करें। आप युवा की बात करते हैं, लेकिन देखने में ये आता है जो पूरी मीडिया में भी दिखता है, वो अभी हाल फिलहाल की अगर मैं बात करूं तो वोटर अधिकार यात्रा जो निकली, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव सब साथ थे, पप्पू यादव जी को चढ़ने नहीं दिया जाता। गद्दावर नेता हैं, यादवों के बड़े नेता माने जाते हैं, खास करके सीमांचल बेल्ट की मैं बात करूं, उनको जगह नहीं दी जाती है। तो बीइंग ए यूथ, एक यूथ नेता के तौर पर आप खुद को वहां कैसे देखते हैं? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं, जबकि आप सिर्फ एक कटिहार विधानसभा में अपनी पॉलिटिकल स्टार्ट की है आपने, तो वैसे दौर में जहां पे पप्पू यादव जैसे लोगों को तरजीह नहीं दी जा रही है, आप उभरते नेता को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, पप्पू यादव जी, आप उस जो वोट अधिकार यात्रा को अगर आप देखोगे तो उस गाड़ी में हर पार्टी के प्रमुख जो नेता थे वही थे, या जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे। वीआईपी के मुकेश सहनी जी थे, वो वीआईपी को रिप्रेजेंट करते हैं। कांग्रेस से राजेश राम जी थे, वो प्रदेश अध्यक्ष थे। खुद राहुल गांधी जी थे। हमारे पार्टी से तेजस्वी यादव जी थे। एक सांसद, पूर्णिया का सांसद को नहीं चढ़ने दिया जाता है। मेरा सवाल इसलिए है कि कल पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन हुआ, पप्पू यादव को मोदी जी ने मंच पे स्थान दिया और आपकी महागठबंधन के लोग उनको स्थान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए सवाल यह है कि आप अपनी पोजीशन को कैसे देख रहे हैं? पप्पू यादव जी को दरकिनार क्यों किया जाएगा गठबंधन के द्वारा? आप ये देखिए, पप्पू यादव जी खुद कह रहे हैं तेजस्वी यादव जी को कि बिहार के जननायक हैं। पप्पू यादव जी के दिल में तेजस्वी यादव के लिए बात प्यार आ जाते हैं, और उसके ये बातें जगह नहीं दी जा रही है। नहीं, पप्पू यादव जी के दिल उन्हीं के लिए कैंपेन करते हैं सांसद चुनाव में, कहते हैं कि किसी एनडीए को वोट दे दो, पप्पू यादव को। तेजस्वी यादव जी ने कभी ये नहीं एकदम स्टेज पे बोला है, ये तो ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड है। मैं आपको कह रहा हूँ ये बातें, मैं क्या कह रहा हूँ, ये प्लांटेड होती है, क्रिएटेड बाय मीडिया, क्रिएट किया गया। तेजस्वी यादव ने जो मंच से कहा, जो मीडिया में, वो आप उसको झुठला रहे हैं। कभी नहीं कहा उन्होंने। और पप्पू यादव जी सीमांचल कोसी के अच्छे नेता हैं, बड़े नेता हैं, और उनके मन में, उनके दिल में तेजस्वी यादव जी के लिए सहानुभूति है, प्रेम है, आदर भी है। उनके छोटे भाई के जैसे हैं, और उन्होंने जननायक उनको कहा। ये बहुत बड़ी बात है, इसलिए मीडिया में ये बातें हैं। पप्पू यादव जी की अपनी पहचान है, वो अच्छा काम करते हैं। आप जैसे आपने कहा प्लांटेड, चलिए थोड़ी देर के लिए नैरेटिव सेट किया जा रहा है जंगल राज वाली बात, इसको कैसे आप काउंटर करेंगे? देखिए, मैं तो काउंटर इस तरह करता हूं कि बिहार के जो क्राइम आंकड़े हैं, रिपोर्ट हैं, वही पुष्टि करेगी ना कि लालू यादव जी के टाइम में जंगल राज थी या आज जंगल राज है। पारस हॉस्पिटल में घुसकर गोली मार दिया जा रहा है, लोगों के दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, सबसे ज्यादा हत्याएं और सबसे ज्यादा बलात्कार और लूट इन 19 सालों में हुई सजा भी हो रही है। वहां उस समय में तो ये होता था कि अपराधी शरण लेते थे मुख्यमंत्री आवास पर। आप मुझे बताएं कौन ऐसा अपराधी है जो मुख्यमंत्री आवास में शरण लेते थे? एक नाम बताएं आप। तो पूरे मीडिया में है सारी आप मुझे बताएं एक नाम, मुझे नहीं लगता है। ये बातें आप याद रखें, लालू यादव जी के वक्त में वो सामाजिक न्याय का वक्त था, जब एक गरीब भी जाकर डीएम के चैम्बर में जाता था, बीडीओ के चैम्बर में जाता था, या सीओ के चैम्बर में जाता था। चलिए अब बात कर लेते हैं डेवलपमेंट
की विकास की। जब लालू यादव की सरकार थी 15 साल 20 साल उन्होंने भी राज किया, वो डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। वो ना तो रेलवे कनेक्टिविटी मिली, ना सड़क की कनेक्टिविटी मिली। आज वो कनेक्टिविटी मिल रही है, तो फिर भरोसा कैसे करें तो महागठबंधन मैं आपको पे? बता रहा हूँ 2014 में भाजपा को सबसे बड़े माइंडेड बिहार की जनता ने दी, 2019 में दिया, 2024 में भी दिया। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने 14 के वक्त कहा था कि बिहार वालों और खास तौर पे बिहार के जो युवा हैं कि आप मेरे ऊपर बिलीव करो, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री बनता हूं तो बिहार के अंदर कॉल कारखाने फैक्ट्रियां खोलूंगा, रोजगार दूंगा और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को नौकरी दूंगा। आप मुझे बताओ बिहार में इन 11 सालों में कौन सी फैक्ट्री खुली है भारत सरकार की? और दूसरी बात, जो फैक्ट्री चल रही थी, अब हमारे ही शहर कटिहार में भारत सरकार का जूट मिल यहां चल रही थी। जैसे 14 में सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की और 16 में आरबीएचएम जूट मिल बंद हो जाती है और 2024 में जूट मिल के अंदर जितनी भी सारी मशीनें थी वो बिक गई और जो खरीदा उसे औने पौने दाम में स्क्रब बोलकर बेचा गया। और वो स्क्रब इतनी कामयाब मशीनें थी कि एक नई जूट मिल बन गई। और मैं आपको कह रहा हूं लालू यादव जी का, लालू यादव जी ने 2 रेलवे की फैक्ट्री दी, एक मधेपुरा में, एक मढ़ौरा में। आप मुझे बताओ कि लालू यादव जी ने काम किया, बिहार के लोगों को रोजगार दिया। 11 सालों में भारतीय जनता पार्टी का कोई एक लीडर कह सकता है कि उसके दम पर कोई फैक्ट्री कहीं खुली होगी? डेवलपमेंट तो सड़कों का जाल नीतीश जी ने बिछा ही मुझे दिया है। बताए, मुझे आप बताएं, पहले सड़कों पे गाड़ियां नहीं मिलती थी, सड़क में पहले गड्ढे में सड़क मिलती थी, आज तो सड़क में गड्ढे नहीं आप मिलते। मुझे एक बात बताएं ना कि जब सड़कें नहीं थी उस वक्त, जब बिजली नहीं थी तो कॉल कारखाने फैक्ट्रियां हुआ करती थी। मैं अगर अपने शहर की बात इसलिए तो बंद पड़ गई क्योंकि उनको उस समय पे बिजली उत्पादन सही ढंग से नहीं मिला। आज बिजली है। आज अगर आपने डेवलपमेंट की बात किया, देखिए पूर्णिया में एयरपोर्ट खुल गया, जिसने कभी कल्पना नहीं की होगी कि पूर्णिया में एयरपोर्ट खुलेगा। क्यों नहीं कल्पना किया जाएगा? तो क्यों आपके मैं आपको ये कह रहा हूं, बिहार 15 साल आपको समय दिया गया, 15 साल में हमने 2 फैक्ट्रियां खोली, 2 फैक्ट्रियां बिहार के अंदर रेल के खुले। तो 15 साल में 2 और मैं आपको बता रहा हूं, डेवलपमेंट, और मैं बता रहा हूं, हमारे यहाँ 7 नई यूनिवर्सिटियां खोली गई लालू यादव जी के शासनकाल में, श्रीमती राबड़ी देवी जी के शासनकाल में। आप मुझे बताओ नीतीश कुमार जी के शासनकाल में एक नई कोई यूनिवर्सिटी खुली हो बिहार के अंदर? चलिए अब कटिहार की बात कर लेते हैं। कटिहार में 20 साल के कार्यकाल को कैसे देखते हैं, और अगर आप चुने जाते हैं तो आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? देखिए, मैं तो हमेशा ये बातें कहता हूं कि कटिहार की जनता के वोट के आशीर्वाद के दम पर माननीय तारकिशोर जी बिहार सरकार के डिप्टी सीएम बने और कटिहार के लोगों को उम्मीद थी और कटिहार के नागरिक होने के नाते मुझे भी इस बात की खुशी थी कि हमारे जिले का एक व्यक्ति बिहार सरकार का डिप्टी सीएम है। 5-5 उनके पास पोर्टफोलियो थे। वो चाहते हैं तो पटना के बाद दूसरा चमकता हुआ जिला कटिहार हो सकता था। जिस तरह नीतीश कुमार जी ने नालंदा को कहां से कहां लेके गए वो विकास को लेकर, मगर यहां पर ना एम्स खुले, ना यहां पर कोई सरकारी मेडिकल कॉलेज खुली, ना यहां पर कोई फैक्ट्रियां खुली और ना कटिहार डीएस कॉलेज यूनिवर्सिटी बनी। कटिहार 20 साल माननीय तारकिशोर जी कटिहार के विधायक रहे। कटिहार की जनता ने वोट किया ना, मगर आप मुझे बताओ मधेपुरा को यूनिवर्सिटी नहीं बनना था, कटिहार डीएस कॉलेज को यूनिवर्सिटी बनना था। कोसी और सीमांचल का सबसे महत्वपूर्ण कॉलेज डीएस कॉलेज, जहां वह बेहतरीन प्रोफेसर, बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर। कटिहार डीएस कॉलेज का स्टूडेंट बनने का ये मतलब था कि छात्र सोचते थे कि मैं कैम्ब्रिज का स्टूडेंट हूं, मैं हार्वर्ड का स्टूडेंट हूं। ये हमारी डीएस कॉलेज की पहचान थी। और सीमांचल, कोसी तो आप छोड़ दो, बंगाल, उड़ीसा के छात्र यहाँ के पढ़ते थे। अफगानिस्तान के भी कुछ छात्र कटिहार डीएस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं। इतनी बेहतरीन कॉलेज, मगर कटिहार के नेताओं के लीडरशिप अच्छी नहीं थी, जिसके कारण इसे कब का यूनिवर्सिटी बन जाना था। मधेपुरा एक बार बन गया, तो आपके लिए दूसरी बार पूर्णिया यूनिवर्सिटी बन गई, कटिहार यूनिवर्सिटी नहीं बनी, डीएस कॉलेज। तो आप मुझे बताओ, मेडिकल के नाम पे कटिहार में कुछ नहीं। आज भी कटिहार सदर हॉस्पिटल के अंदर आप जाओ, 50 करोड़ की बिल्डिंग बनी है, वो पूरी बिल्डिंग क्रैक कर रही है। डॉक्टर नहीं है, नर्सेज नहीं है, कंपाउंडर नहीं है। आज भी हर दूसरे दिन
इलाज के अभाव में, डॉक्टर के अभाव में लोगों की जानें जाती है। कटिहार के 90% लोग आर्थिक रूप से कमजोर तो होते अब जा तो रहे हैं। नीतीश कुमार ने मेडिकल कॉलेज का अनाउंसमेंट कर ही दिया है कटिहार के लिए। नहीं, ये तो दबाव है, ये तो हम लोग कह रहे हैं। मैं आशु पांडे, मैंने मतलब ही, वो जुमला है, आप ये कह रहे हैं? नहीं, जुमला क्यों होगा? मैं आपको क्या कह रहा हूं कि कटिहार के अंदर एम्स होनी चाहिए। अगर कटिहार में एम्स होती है तो सीमांचल कोसी के लिए वरदान होगा। कटिहार के अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं उनको शर्म आनी चाहिए। तो आप क्या केंद्र करेंगे? में आपकी आप सरकार अगर है। विधायक बनते हैं, अगर आपको कटिहार की जनता चुनती है, तो आप सबसे पहले तीन काम क्या ऐसे नहीं, करेंगे? मैं आपको बता रहा हूं ना कि आशु पांडे का विधायक बनने का मतलब है कि कटिहार के अंदर एजुकेशन व्यवस्था बेहतर होना। आशु पांडे का विधायक बनने का मतलब है कि कटिहार के अंदर हेल्थ इशू बेहतर होना। जो डॉक्टर की जो लापरवाही है, ये इसी सदर हॉस्पिटल में आपको मरीजों का इलाज बेहतर होते हुए दिखेगा। मैं आपको कह रहा हूं, आप नहीं मानते कि अभी हो रहा है? नहीं हो रहा है। आप कटिहार के किसी एक व्यक्ति से जाकर आप पूछ लो, कटिहार के आवाम से आप जाकर पूछ लो कि क्या उनका प्रॉपर वे इलाज हो रहा है। वो कहेंगे नहीं हो पा रहा है। लोगों की जानें चली जा रही हैं। वहां 70% डॉक्टर की कमी है, 70% वहां कंपाउंडर की कमी है, नर्सेस की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जब मैं कटिहार के सीएस से बात करता हूं, मैं डीएस से बात करता हूं, वो कहते हैं मुझे कि मैं तो कह रहा हूं, मगर हमारे यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, विधायक हैं, जिनकी सरकार है, उन्होंने कभी बिहार विधानसभा के अंदर क्वेश्चन नहीं किया कटिहार के डेवलपमेंट के लिए। आप मुझे बताएं, ये सड़कें बनाना, ये नाले बनाना, ये तो एक वार्ड का कमिश्नर कर सकता है, एक मुखिया कर सकता है, एक जिला परिषद कर सकता है। चलिए एक आखिरी अब सवाल लेते विधायक हैं से भी आप यही उम्मीद करते हैं, जो व्यक्ति 20 साल विधायक रहे हैं, आप उनसे ये कटिहार की जनता उम्मीद क्यों नहीं करती है? क्यों नहीं उनसे पूछती है कि आपने एम्स क्यों नहीं लाया, आपने प्रयास क्यों नहीं किया, आपने कॉल कारखाने फैक्ट्रियां क्यों नहीं खुली, क्यों आपके रीजन में जूट मिल बंद हो गई? क्यों नहीं ये सवाल होता है कटिहार डीएस कॉलेज के अंदर? जो कटिहार के गरीब जनता है, आवाम है, वो चाहते हैं पेट काटकर अपने बच्चों को बेहतर एजुकेशन, बेहतर तालीम देना चाहते हैं। कभी आपने माननीय विधायक को देखा कि वो कॉलेज जाएं, केविझा कॉलेज जाएं, डीएस कॉलेज जाएं, महिला कॉलेज जाएं, देखें कि छात्रों को, क्या वहां मेरे भाई बहन को प्रोफेसर हैं उनको पढ़ाने के लिए? ऑनर्स पेपर के प्रोफेसर नहीं है। आप कल्पना कर सकते हैं हमारा कटिहार, मैं आपको बता रहा हूं अभिषेक जी, इन 35-30 सालों के अंदर जिन्होंने भी कटिहार के अंदर प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने इस कटिहार को बर्बाद और तबाह किया है। चलिए एक यहाँ आखिरी के, सवाल मैं आपसे आपको नहीं, मैं आपको अपनी सवाल में पूरा कर दूं। जी, मैं आपको जो कह रहा हूं, कटिहार अभी आपके बगल में सिलीगुड़ी है, आपके बगल में मालदा है। आप पता करें, कटिहार को मिनी बॉम्बे कहा जाता था, मिनी कलकत्ता कहा जाता था। 27 फैक्ट्रियां हमारे यहाँ, बेहतरीन एजुकेशन की व्यवस्था, बेहतरीन स्वास्थ्य की व्यवस्था, और मालदा सिलीगुड़ी हमसे बहुत पीछे थे हर इशू पर, व्यापार के इशू पर। आज हमसे कितना गुना वो आगे बढ़ गए, चाहे मालदा हो, सिलीगुड़ी हो। क्यों? वहां बेहतरीन लीडरशिप मिली। यहाँ के जो लीडरशिप आए, यहाँ जनता ने जिनको वोट किया, उन्होंने सिर्फ अपना विकास किया। मैं आपको कह रहा हूं कि आप जो कटिहार के इन 30-35 सालों में जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, उनकी संपत्ति का आप जांच कर लो। उनके पास विधायक बनने के पहले कितनी संपत्ति थी और विधायक बनने के बाद कितनी संपत्ति। दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने हो जाएगा। और कटिहार की आवाम की आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी हुई, सामाजिक स्थिति कितनी अच्छी हुई, शैक्षणिक स्थिति कितनी अच्छी हुई, आप देखें, उसमें कटिहार की आवाम पीछे आपको दिखेंगे। मगर कटिहार के अंदर जो जनप्रतिनिधि हैं, जो जिनको 30-35 सालों से कटिहार की जनता ने वोट दिया है, उनकी तरक्की आपको नजर आएगी, उनकी संपत्ति में वृद्धि आपको नजर आएगी, और वो अपने बच्चों के लिए बहुत ईमानदार है। कटिहार के नौजवानों के पास कॉल कारखाने फैक्ट्रियां नहीं है। आज बिहार जो है ना, भारत के अंदर सबसे युवा प्रदेश है, और बिहार में युवा प्रदेश होने के नाते बिहार का मुख्यमंत्री के रूप में लोग तेजस्वी यादव जी को देख रहे हैं कि एक युवा हमारा मुख्यमंत्री होगा, है ना। जब प्रदेश का युवा मुख्यमंत्री होगा, कटिहार के अंदर भी 89% यूथ का वोट है, जो चाहता है कि मेरा कोई भाई विधायक हो, मेरा कोई दोस्त विधायक हो, जिससे मैं अपनी बातें कर सकूं, अपने दिल की बातें कर सकूं। उनके द्वारा, नौजवानों के द्वारा जो उनकी थॉट है, जो उनकी सोच है,
डेवलपमेंट को लेकर, वो मेरे से बात कर पाएंगे, वो मेरे साथ बैठ पाएंगे, मैं उनकी सुनूंगा। मुझे ये अहंकार, नीतीश कुमार नहीं सुनते हैं। नीतीश, देखिए हर एक व्यक्ति का एक वक्त होता है। नीतीश कुमार जी को जब वक्त था तो उन्होंने काम किया। दुनिया परिवर्तन होता रहता है। अब नौजवान, आपने देखा होगा बगल में नेपाल अभी है ना, वहां के नेताओं ने जब भ्रष्टाचार किया, नेपाल को लूटा, एजुकेशन खत्म हो गई, स्वास्थ्य व्यवस्था खत्म हो गई, रोजगार नहीं है, रेगुलेशन हो गई ना, नौजवानों ने किया। और दुनिया के क्रांति को अगर आप देखोगे तो यूथ ही है जो दुनिया को रेगुलेशन लाता है, उसके द्वारा ही आती है और बेहतर आती है। मैं आपको कह रहा हूं कटिहार के नौजवान भी चाहते हैं कि एक युवा विधायक उसको मिले। आप कह रहे हैं कि अब बहुत सारे लोगों ने यहाँ विकास नहीं किया, उसमें आपके भी, ये आखिरी सवाल ले रहे हैं आपसे, जैसे कि आपने कहा तो आपके भी विधायक थे, केंद्र मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री भी रहे, शिक्षा की बात आपने की और शिक्षा मंत्री भी रहे, उस समय भी काम नहीं हुआ। रामप्रकाश महतो जी की मैं बात कर रहा हूं। अब ये मुझे बताइए कि आप शिक्षा में ऐसा क्या करें, वो प्रोफेसर रहते हैं, आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किए, और आप एक साधारण से पढ़ाई करके और आप उस फील्ड में जा रहे हैं, आप कैसे उसको बेहतर मैं आपको एक बनाइएगा? बात बता रहा हूं कि काम करने वाले व्यक्ति जो होते हैं ना इस देश में, कामराज जैसे लोग भी हुए जो बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, और उनके द्वारा कामराज प्लान पूरे देश के अंदर लागू किया गया। इस दुनिया में हवाला जैसे कांड जो हुए ना, वो पढ़े लिखे लोगों ने किया था। भ्रूण हत्या जो हुआ था ना, वो पढ़े लिखे लोगों ने ही किया था। बहुत पढ़ा लिखा होना, आईएएस होना, आईपीएस होना, ये इस बात की अलामत नहीं है कि वो बहुत अच्छे जहन का है या वो करप्ट नहीं होगा। तो प्लान ऑफ एक्शन और क्या मैं है आपको आपका? बता रहा हूं कि मैं वो पॉलिटिशियन हूं कटिहार के अंदर जिसने डीएस कॉलेज के अंदर, किविजा कॉलेज के अंदर जाके छात्रों के लिए आंदोलन में करके यहां आया हूं। मैं वो पॉलिटिशियन हूं, मैं वो सियासतदान हूं जिसने आंदोलन किया कि कॉलेज के अंदर प्रोफेसर हों। मैं सिर्फ भाषण नहीं देता हूं बेहतर स्वास्थ्य के लिए। कटिहार के अंदर साल के 365 दिन आशु पांडे कटिहार सदर हॉस्पिटल के अंदर होता है। आप जाकर वहां झाड़ू मारने वाले जो लोग होंगे ना, आप उनसे पूछना, डॉक्टर से नहीं। लोग कहेंगे कि आशु पांडे जी हमेशा आते हैं। मैं मरीजों के लिए आता हूं। मुझे इस बात का एहसास है कि मैं राजनीति में हूं, और मुझे इस बात का एहसास है कि अवाम के बीच में मैं गया था कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूं, मैं आपकी कयादत करना चाहता हूं। अवाम मेरे घर नहीं आई थी, तो ये मेरी दायित्व है। अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं तो मुझे अपने क्षेत्र के लोगों के लिए बेहतर करना है। और मैं कोई भाषण वीर नहीं हूं, लंबी चौड़ी बातें नहीं करता। मैं काम करने वाला व्यक्ति हूं, और कटिहार के लोगों ने मुझे देखा है। कटिहार न्यू मार्केट का सड़क, उस पर मैंने नाव चलाया, अभिषेक जी, आंदोलन मैंने किया था, तब जाके वो सड़क बनी। और जब सड़क बन रही थी तो उसमें भी भ्रष्टाचार हो रहा था, मैंने उसको भ्रष्टाचार को रोका, फिर बेहतर काम हुआ। और जहां तक सड़कें बन गई थी, आप आज भी जाके देखोगे उसको दोबारा रिपेयर किया गया 3 महीने के बाद। आप जाके देख लो, स्टेशन जाने वाली रोड बाटा चौक, 14 साल से वो सड़क नहीं बनी थी। मैंने वहां धान रोपा था, मेरे आंदोलन के बाद बना। एक छोटी सी बच्ची जो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है, उसने मुझे फोन किया कि आशु भैया, मैं गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट हूं और मैं आपके फेसबुक से आपका नंबर ली हूं भैया, मैं डेली स्कूल जाती हूं और नाले के पानी में जाती हूं, ये सड़क नहीं बनी हुई है। जबकि कटिहार के मुख्य मार्ग में गिनती आती है गर्ल्स स्कूल सड़क। मैंने आंदोलन करके उस सड़क को बनाया। लोग चचरी के पुल पे जाते थे लाल कोठी के अंदर, लोगों के घरों में नाले के पानी 3 महीने रहते थे, अपने घर को छोड़कर लोग किराए के घर में रहते थे। एक मां आकर मुझसे कही कि मेरी बेटी की शादी नहीं हो रही है, मुझे आपकी मदद चाहिए। तो मुझे लगा कुछ पैसे की मदद मांग रही होंगी। मैंने कहा कहें, आप मेरी मां के समान है, पैसे मेरे उतनी तो मेरी हैसियत नहीं है, नहीं तो पान की डंटी के साथ मैं आपके साथ खड़ा होऊंगा। उसने कहा नहीं, मुझे पैसे की जरूरत नहीं है, बस आप मेरे साथ चले। और जिस गली में मैं घूम रहा था, दूसरी गली में मुझे ले जाकर वो जब दिखाती है, वो दृश्य आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि सीने भर नाले के पानी, सड़क नहीं थी, चचरी के पुल थे, लोगों के घरों में 3 महीने नाला का पानी रहता था और लोग अपने घर को छोड़ के किराए में रहते थे। उसकी बेटी की शादी नहीं हो रही थी। कोई कहता इस नरक में शादी हम अपने बच्चों की नहीं करेंगे। वो दर्द आशु पांडे को था,
और आशु पांडे उसी महिलाओं के साथ उस चचरी के पुल पर बैठ के आंदोलन किया। उसके बाद उस सड़क का निर्माण हुआ। और आप ये सोचें कि अगर आशु पांडे इस तरह अपने लोगों की सेवा कर सकता है, कटिहार में जब कभी भी बड़े अपराध हुए, कटिहार में मोदी जी के अगेंस्ट में बोलना आसान है, कटिहार के डीएम के अगेंस्ट में बोलिए ना, कटिहार के एसपी के अगेंस्ट में बोलिए ना, कटिहार के वीडियो सीओ के भ्रष्टाचार के अगेंस्ट में बोल पाएंगे आप? कटिहार के अपराधियों के अगेंस्ट में बोल पाएंगे? आशु पांडे बोलता है, लड़ता है, और इसलिए लड़ता है कि मुझे ये एहसास है कि अगर मैं पॉलिटिक्स में हूं और जब तक ऊपर वाले ने मुझे जिंदगी दी है, अनवरत मुसलसल मैं इसी तरह चलता रहूंगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ, Thank आपने you. हमारे बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सवालों का जवाब भी दिया और अपनी बात को रखा। तो जो हमारी जनता देख रही है, कटिहार विधानसभा की जनता देख रही है, जैसा इन्होंने कहा कि इनका विजन है कि पहले शिक्षा को बेहतर बनाएंगे और उसके बाद स्वास्थ्य में बेहतरी करेंगे और धीरे धीरे फिर दूसरे कार्यों में जाएंगे। अब देखना यह होगा कि कटिहार की जो जनता जो हमें देख रही है, आशु पांडे जी को कितना एक्सेप्ट करती है, क्योंकि आपने सुना इनके विजन और मिशन को कि किस तरह से ये कटिहार की तरक्की के लिए सोच रहे हैं। और जो भी इन्होंने कार्य किए, जैसे इन्होंने बताया कि स्टेशन की तरफ जाने वाली सड़क, गर्ल्स स्कूल रोड वगैरह वगैरह का जो जिक्र किया इन्होंने, इससे आप कितने इंटैक्ट हैं ये तो आने वाले चुनाव में ही पता चल पाएगा। और सबसे पहले तो मैं इतना ही कहूंगा कि उम्मीद है कि इन्हें टिकट मिले और कटिहार की जनता का ये सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक, कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।